इंडियन पॉलिटी सीरीज में स्वागत है। हमारा मिशन है एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत जैसी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनके जरिए भारत के संवैधानिक विकास को समझना, उसकी परतों को खोलना। और हमारी कोशिश ये है कि जो सरकारी नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, खासकर जिनमें एमसीक्यूज या फिर एनालिटिकल सवाल आते हैं, उनके लिए एक अच्छा बेस तैयार हो सके। पिछली बार हमने बात की थी 1858 के भारत सरकार अधिनियम की, वो एक्ट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था। आज हम उसी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करेंगे, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो सवाल ये उठता है कि भाई 1857 का विद्रोह हुआ, फिर 1858 का एक्ट आया, उसके ठीक बाद मतलब 3 ही साल में इस नए एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? इसने हमारी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए, उनका असली मतलब क्या था? चलिए इसको जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि 1858 के बाद सिर्फ 3 साल में ही 1861 के इस नए कानून की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या था इसके पीछे? हाँ, देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ ना, उसने ब्रिटिश शासकों को मतलब काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 बातें तो बिल्कुल साफ हो गई थीं। एक तो ये कि भाई भारतीयों को, खासकर जो प्रभावशाली भारतीय हैं, उनको आप शासन से, कानून बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखेंगे तो उससे असंतोष तो बढ़ता ही है। और ये भी कि शासकों को पता ही नहीं चलता कि जमीन पर क्या चल रहा है। और दूसरी बात ये समझ आई कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था, मतलब सारी ताकत कलकत्ता में बैठी थी, वो प्रैक्टिकल नहीं था। उससे क्या होता था कि प्रांतों को स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से काम करने की छूट नहीं मिलती थी, जिससे मतलब काम धीरे होता था, इनएफिशिएंसी बढ़ती थी। तो अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया कि भाई आगे ऐसे विद्रोह ना हो और अपने राज को थोड़ी स्थिरता देनी है, थोड़ी लेजिटिमेसी देनी है, तो ज़रूरी है कि जो भारत का प्रभावशाली वर्ग है, राजे रजवाड़े हैं, बड़े ज़मींदार हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से शासन में शामिल किया जाए, भले ही वो शुरुआत में सिर्फ नाम के लिए हो, सिंबॉलिक हो। हाँ, मतलब दिखाने के लिए ही सही, पर शामिल करना जरूरी समझा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ एक तो शासन को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने और दूसरा भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने के मतलब दोहरे मकसद से ये एक्ट लाया गया। ये एक तरह से क्या कहते हैं, प्रेशर कम करने की स्ट्रैटेजी भी थी, एक पॉलिटिकल सेफ्टी वॉल्व बनाने की कोशिश। अच्छा, तो ये सिर्फ सुधार नहीं था, बल्कि आगे के विद्रोह रोकने और लोकल इनपुट लेने का तरीका भी था। चलिए, अब इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उनको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। सेंट्रल लेवल पर यानी गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें क्या बड़े बदलाव हुए? देखिए, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो तो वैसी ही रही, लेकिन कानून बनाने के लिए जो विधान परिषद थी उसे एक्सपैंड किया गया, उसका विस्तार हुआ। पहले उसमें बस कुछ गिने चुने अधिकारी होते थे। इस एक्ट में ये व्यवस्था दी गई कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 एडिशनल मेंबर्स यानी अतिरिक्त सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। और इन एडिशनल मेंबर्स में से ये जरूरी था कि कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी यानी नॉन ऑफिशियल हों। और यही वो महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि पहली बार भारतीयों को इन काउंसिल्स में नॉमिनेट किया जा सका। अच्छा, ये पहली बार हुआ? हाँ, ये पहली बार हुआ। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि असली पावर तो गवर्नर जनरल के हाथ में ही रही। उनके पास किसी भी कानून को वीटो करने की, मतलब अपनी मर्जी से खारिज करने या रोकने की पूरी शक्ति बनी रही। और इन नॉमिनेटेड मेंबर्स का रोल भी बहुत लिमिटेड था। यानी सदस्यों की संख्या बढ़ी और भारतीयों के लिए दरवाजा तो खुला, मगर चाबी गवर्नर जनरल की जेब में ही रही। ठीक है, अब प्रांतीय स्तर पर आते हैं। आपने विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र किया था, उसका क्या मतलब था और प्रांतों में क्या नई व्यवस्था आई? हाँ, ये इस एक्ट का एक बहुत ही मतलब दूर तक असर डालने वाला पहलू था। इसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की शक्ति 1833 के चार्टर एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन ली थी, वो उन्हें वापस दे दी। अच्छा, वो वापस मिल गई? हाँ, वो वापस मिल गई। मतलब अब बॉम्बे और मद्रास की सरकारें अपने लिए कानून बना सकती थीं। यहीं से विधायी विकेंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके अलावा एक्ट ने नई प्रांतीय विधान परिषदों, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने का भी प्रावधान किया।
और इसी के तहत फिर बाद में बंगाल में 1862 में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में और पंजाब में 1897 में ऐसी विधान परिषदें बनाई गई। तो इन प्रांतीय परिषदों को क्या अधिकार मिला? उन्हें लोकल सब्जेक्ट्स पर, जैसे मान लीजिए साफ सफाई है, सड़कें हैं, लोकल पुलिसिंग के कुछ मामले हैं, इन पर सीमित अधिकार मिला कानून बनाने का। इससे थोड़ी कलकत्ता पर निर्भरता कम हुई और लोकल जरूरतों के हिसाब से कानून बनाने की तरफ पहला कदम उठा। लेकिन इसमें भी कोई कंट्रोल था क्या ऊपर से? बिल्कुल, यहाँ भी एक बड़ा कंट्रोल था कि प्रोविंशियल काउंसिल कोई भी कानून पास करे, उसे लागू होने के लिए गवर्नर जनरल की फाइनल मंजूरी जरूरी थी। और हाँ, उस प्रांत के गवर्नर की भी मंजूरी चाहिए थी। तो विकेंद्रीकरण तो शुरू हुआ, पर वो भी पूरी तरह आजाद नहीं था। चलिए अब वापस भारतीयों के नॉमिनेशन पर आते हैं। ये सुनने में तो बड़ा कदम लगता है कि भारतीयों को शामिल किया। क्या ये वाकई उतना महत्वपूर्ण था? और शुरू में किन लोगों को ये मौका मिला? देखिए, ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो महत्व तो है, क्योंकि ये पहली बार था जब इंडियंस को फॉर्मली लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनाया गया। पर जैसा मैंने कहा, ये नॉमिनेशन था, मनोनयन था, इलेक्शन नहीं था, चुनाव नहीं। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। यानी जनता ने चुनकर नहीं भेजा था, गवर्नर जनरल ने अपनी पसंद से चुना था। उस वक्त के वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने 1862 में 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया। अच्छा, कौन थे वो 3 लोग? एक थे बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव ग्वालियर रियासत की दीवान रह चुके थे और काफी काबिल एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। अच्छा, तो इनकी भूमिका क्या होती थी काउंसिल में? भूमिका बहुत ही सीमित, अत्यंत सीमित थी। वो मीटिंग में आ सकते थे, जो बिल पेश होते थे उन पर चर्चा कर सकते थे, अपनी सलाह दे सकते थे, लेकिन वो ना तो बजट पर सवाल उठा सकते थे, ना फाइनेंशियल मामलों पर कोई बहस कर सकते थे और ना ही सरकार की किसी पॉलिसी या काम की आलोचना कर सकते थे। वो सवाल भी नहीं पूछ सकते थे। ओहो, मतलब बस सुनने और सलाह देने तक? हाँ, बिल्कुल। इसलिए ये जो भागीदारी थी, ये असली पावर शेयरिंग नहीं थी, ये ज्यादातर सिंबॉलिक थी, प्रतीकात्मक थी। इसका मेन मकसद यही था कि जो शासक वर्ग हैं, राजे रजवाड़े, अभिजात वर्ग, उनको ये लगे कि हाँ भाई, हमें भी इंपॉर्टेंस मिल रही है, ताकि वो ब्रिटिश राज के वफादार बने रहें। ये ज्यादातर वही लोग थे जिन्हें अंग्रेज अपने स्वाभाविक नेता, मतलब नेचुरल लीडर्स मानते थे और जिनसे उन्हें सपोर्ट की उम्मीद थी। समझ गया, मतलब नाम के लिए शामिल किया गया, पर असली ताकत से काफी दूर रखा गया। अच्छा, आपने गवर्नर जनरल की शक्तियों का जिक्र किया कि वीटो पावर तो उनके पास बनी रही। क्या इस एक्ट ने उनकी शक्तियों में कोई और इजाफा भी किया? बिल्कुल, कम होने की बजाय गवर्नर जनरल की पावर इस एक्ट से और ज्यादा मजबूत हो गई। वीटो पावर तो थी ही कि वो काउंसिल के फैसले को रद्द कर सकते थे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति उन्हें दी गई, वो थी इमरजेंसी की हालत में बिना अपनी काउंसिल से पूछे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जैसे आज भी होता है? हाँ, कुछ वैसा ही। ये ऑर्डिनेंस एक कानून की तरह ही वैलिड होता था और 6 महीने तक लागू रह सकता था। 6 महीने बिना काउंसिल के? जी हाँ, सोचिए कितनी बड़ी पावर थी। गवर्नर जनरल अकेले ही बिना किसी बहस या मंजूरी के 6 महीने के लिए कानून बना सकते थे। और ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट से मिली, ये आगे चलकर हमारे शासन व्यवस्था का एक परमानेंट हिस्सा बन गई। आज भी हम देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है, हालांकि अब उस पर कई संवैधानिक रोक-टोक है। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति थी, मतलब एक व्यक्ति का फैसला ही 6 महीने के लिए कानून। अच्छा, इन काउंसिल्स पर और क्या क्या पाबंदियां थीं? क्या वो किसी भी मुद्दे पर बात कर सकती थीं? नहीं, कई महत्वपूर्ण पाबंदियां थीं। जैसा मैंने पहले कहा, सबसे बड़ी पाबंदी तो यही थी कि वो बजट पर कोई चर्चा नहीं कर सकते थे। फाइनेंशियल मैटर्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। वो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से उसके कामों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं कर सकते थे। कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं। इसके अलावा जो सेंसिटिव मुद्दे होते थे, जैसे मिलिट्री अफेयर्स, धर्म से जुड़े मामले या फॉरेन पॉलिसी, इन पर भी बिना गवर्नर जनरल की पहले से परमिशन लिए बहस नहीं हो सकती थी। तो उनका मुख्य काम क्या था? बस दिए गए दायरे में रहकर ज्यादातर सोशल या लोकल इंपॉर्टेंस के विषयों पर गवर्नर जनरल के निर्देशों के हिसाब से कानून बनाने में मदद करना। इसलिए इन्हें आज के जमाने की लेजिस्लेचर समझना बिल्कुल गलत होगा।
ये ज्यादातर सलाहकार बॉडीज मतलब एडवाइजरी बॉडीज की तरह थीं, जिनका काम सरकार को सलाह देना था, सरकार पर कंट्रोल रखना नहीं। इतने सारे प्रतिबंध, सीमित भूमिका, फिर इस एक्ट का कुल मिलाकर महत्व क्या माना जाता है? क्या इसे एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं? हाँ, इसकी सीमाओं के बावजूद इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी थे, खासकर अगर हम भविष्य को देखें। पहला, सिंबॉलिक ही सही, पर इसने भारतीयों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का एक रास्ता खोला, एक शुरुआत हुई। दूसरा, इसने प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना करके लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की नींव रखी। इसी नींव पर आगे चलकर प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ढांचा खड़ा हुआ। अच्छा, ये नींव थी। हाँ, ये एक फाउंडेशन था। तीसरा, इसने भविष्य के जो संवैधानिक सुधार हुए उनके लिए एक तरह का मॉडल या फ्रेमवर्क दिया। धीरे धीरे इन्हीं काउंसिल्स का विस्तार हुआ, इनकी शक्तियां बढ़ीं। चौथा, इसने कम से कम जो भारतीय एलीट क्लास थी उनको शासन की फॉर्मल प्रक्रियाओं से जान पहचान का और कुछ हद तक पॉलिटिकल ट्रेनिंग हासिल करने का मौका दिया। इसलिए इसे भारत में जो मॉडर्न लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस है उनकी शुरुआत का एक बिंदु माना जा सकता है। ये तो हुए महत्व के बिंदु, लेकिन जैसा हमने इतनी बात की, इसकी सीमाएं भी बहुत साफ थीं। उन्हें भी एक बार फिर से पॉइंट आउट करना जरूरी है, खासकर एनालिटिकल सवालों के लिए। बिल्कुल, सीमाओं को समझना इसके असली कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी सीमा, काउंसिल में मेंबर नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं। मतलब वो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, ना ही जनता के प्रति जवाबदेह थे। दूसरी, भारतीयों की भूमिका सिर्फ सलाहकार की थी, उनके पास कोई रियल पावर नहीं थी। उनकी सलाह मानने के लिए सरकार मजबूर नहीं थी। तीसरी, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास वीटो और ऑर्डिनेंस की अनलिमिटेड पावर थी, जो इन काउंसिल्स को पूरी तरह से कमजोर बना देती थी। हाँ, वो तो सुपर बॉस बने रहे। सही बात। चौथी, प्रांतीय स्वायत्तता भी बस नाम की थी, क्योंकि फाइनल कंट्रोल तो सेंटर यानी गवर्नर जनरल के पास ही था। पांचवी, ये परिषदें बजट, फाइनेंस या एग्जीक्यूटिव के कामों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर न तो चर्चा कर सकती थी, न सवाल पूछ सकती थी। तो इसलिए जैसा पहले कहा, ये एक्ट पावर शेयर करने का कोई ईमानदार प्रयास कम था, और 1857 के झटके के बाद सिचुएशन को संभालने, इंडियन एलीट को शांत रखने और ब्रिटिश कंट्रोल बनाए रखने का एक तरीका ज्यादा था। इसे आप कह सकते हैं कि सुधार के कपड़ों में कंट्रोल की स्ट्रेटजी थी। इन्हीं सीमाओं को देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में आता है, और अक्सर ये परीक्षा में विश्लेषण के लिए पूछा भी जाता है, कि क्या 1861 के एक्ट से भारतीयों को जो भागीदारी मिली उसे हम सही मायने में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा था? ये बहुत ही सटीक और अहम सवाल है। देखिए, अगर हम प्रतिनिधित्व शब्द का सही मतलब समझें तो जवाब साफ नहीं होगा। ये वास्तविक प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? इसके क्या कारण है? इसके कई ठोस कारण हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव जरूरी है। यहाँ मनोनयन था, मेंबर जनता ने नहीं, शासक ने चुने थे। दूसरा, जो चुने भी गए वो आम जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, वो राजा, महाराजा, बड़े जमींदार थे, जिनके हित आम जनता से अलग थे, कई बार तो खिलाफ भी होते थे। वो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे, अंग्रेजों के प्रति। हाँ, ये बात तो है। तीसरा, इन मेंबर्स के पास सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की, बजट को कंट्रोल करने की या एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछने की कोई पावर नहीं थी। एक प्रतिनिधि का काम सिर्फ सलाह देना नहीं होता, बल्कि अपने लोगों के हितों की रक्षा करना और सरकार को जवाबदेह बनाना भी होता है। ये यहाँ संभव ही नहीं था। चौथा, गवर्नर जनरल का पूरा दबदबा था, जो किसी भी तरह के प्रतिनिधित्व को बेमानी बना देता था। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, ये असली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश नहीं थी। ये 1857 के बाद जो गुस्सा था, जो असंतोष था, उसे शांत करने के लिए, खासकर शासक और अमीर वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बनाया गया एक पॉलिटिकल सेफ्टी वाल्व था। सेफ्टी वाल्व। हाँ, अंग्रेज दिखाना चाहते थे कि वो भारतीयों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सत्ता पर अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं करना चाहते थे। ये विश्लेषण बहुत जरूरी है, खासकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पूरे क्रम को समझ रहे हों। तो कुल मिलाकर इस एक्ट का दूरगामी प्रभाव क्या रहा? इसने आगे के सुधारों के लिए जमीन कैसे तैयार की? हाँ, सीमाओं के बावजूद इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो पड़ा। सबसे बड़ा असर तो यही हुआ कि इसने भारतीयों के मन में और ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स और असली प्रतिनिधित्व की इच्छा जगाई।
जब पढ़े लिखे इंडियन मिडिल क्लास ने देखा कि भाई काउंसिल में भागीदारी संभव है, तो उन्होंने और सुधारों की, ज्यादा शक्तियों की और इलेक्शन की मांग करनी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब इसने भूख और बढ़ा दी। बिल्कुल। दूसरा, जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत शुरू हुआ, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाद के एक्ट्स में, जैसे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें प्रांतीय परिषदों को और शक्तियां मिली। इसी एक्ट ने 1892 के एक्ट के लिए स्टेज तैयार किया, जिसमें मेंबर्स को बजट पर थोड़ी चर्चा का अधिकार मिला, वोट का नहीं, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। और फिर इसने 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों की भी नींव रखी, जहां चुनाव का दायरा और बढ़ा। तो कह सकते हैं कि ये भारत की संवैधानिक यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट शुरुआती पड़ाव था, जिसने आगे के बदलावों की दिशा तय कर दी। एक और बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर इसी एक्ट के साथ जोड़कर देखनी चाहिए, वो ये है कि ठीक इसी साल 1861 में एक और बहुत बड़ा कानून पास हुआ था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, यानी इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। ओह, अच्छा, हाई कोर्ट्स वाला एक्ट भी इसी साल का है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थीं, उनको मिलाकर हाई कोर्ट्स बनाए गए। इसने भारत में एक यूनिफाइड और मॉडर्न जुडिशरी की नींव रखी, जिसका ढांचा कमोबेश आज भी हम देखते हैं। तो 1861 का साल लेजिस्लेटिव और जुडिशियल दोनों ही फील्ड्स में बड़े बदलाव लेकर आया था। ये जानकारी वाकई महत्वपूर्ण है कि विधान परिषदों के साथ साथ न्यायपालिका में भी उसी वक्त बड़े बदलाव हो रहे थे। चलिए, अब परीक्षा के नजरिए से इस पूरी चर्चा के जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उनको एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि रिवीजन में आसानी हो और मेन एग्जाम्स के आंसर्स में इनको यूज किया जा सके। बिल्कुल। परीक्षा के लिए 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से जुड़े मुख्य तथ्य इस तरह हैं, जिन्हें पॉइंटर्स में नोट किया जा सकता है। साल 1861, बैकग्राउंड 1857 का विद्रोह और भारतीयों को शासन से जोड़ने की जरूरत, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एडिशनल मेंबर्स 6 से 12 का प्रावधान, पहली बार भारतीयों का नॉमिनेशन संभव हुआ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर वापस मिली, नई प्रांतीय परिषदों बंगाल, एनडब्ल्यूपी, पंजाब आदि में बाद में की स्थापना का प्रावधान, मेन कॉन्सेप्ट लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत, भारतीयों का रोल नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर नॉमिनेशन, इलेक्शन नहीं, भूमिका सिर्फ एडवाइजरी, पावर लिमिटेड, बजट पर चर्चा नहीं, सवाल नहीं पूछ सकते, पहले भारतीय नॉमिनेटेड मेंबर 1862 लॉर्ड कैनिंग द्वारा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव, गवर्नर जनरल की पावर, वीटो पावर बनी रही, इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी करने की नई शक्ति मिली, 6 महीने वैलिडिटी। क्या ये रियल रिप्रेजेंटेशन था? नहीं, ये ज्यादातर सिंबॉलिक था और एक पॉलिटिकल सेफ्टी वाल्व था। इससे जुड़ा एक और जरूरी एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, भी इसी साल पास हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे समराइज किया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश सरकार का अपने कंट्रोल को बनाए रखते हुए बदलते हालात में किया गया एक तरह का एडजस्टमेंट था। ये एक बहुत ही लिमिटेड सुधार था, लेकिन अनजाने में ही सही, इसने भारतीय राजनीतिक भागीदारी और आगे की संवैधानिक मांगों के लिए एक छोटी सी खिड़की जरूर खोल दी। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को इस तरह नाम मात्र का ही सही शासन में शामिल करने का ये सेफ्टी वाल्व ना बनाती और पूरी तरह मतलब सप्रेशन और अलग थलग रखने की पॉलिसी अपनाती, तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक विकास का रास्ता कुछ अलग होता? शायद संघर्ष और ज्यादा तेज होता या कड़वा होता? ये सोचने लायक सवाल है। पूर्ण भारतीय राज व्यवस्था को इसी तरह परत दर परत समझने के लिए हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर देखें। आपकी परीक्षा की तैयारी में ये निश्चित रूप से काफी मददगार साबित होगी। अगर आज की ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके मन में कोई भी विचार या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।